नमस्कार मित्रों एवं प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का माँ हिंदी साहित्यिक चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी दो बैलों की कथा, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 9 के प्रथम अध्याय में है। तो आओ शुरू करते हैं दो बैलों की कथा। दो बैलों की कथा। जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। हम जब किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे दी है, उसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गाय सींग मारती हैं, ब्याई हुई गाय तो अनायास ही सींगने का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना न देखा। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी न दिखाई देगी। वैशाख में चाहे एकाध बार कुलेल कर लेता हो, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। ऋषियों मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं, पर आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ हमने जानवरों के जो बिल्कुल नीचा तबका, यानी कि हम जिन्हें बेवकूफ़, बुद्धिहीन या सीधे पशु कह सकते हैं, उनके बारे में यहाँ देखा। लेकिन यहाँ ऑब्जेक्टिव सवालों में ये देख सकते हैं कि वैशाख की कहा जाए कि वैशाख में किस मंथ की बात आती है। डाटा यदि हमें याद करना हो तो वैशाख महीने के बारे में जिक्र है कि गधा यहाँ एक बार कुलेल कर लेता है। सबसे गरीब जानवर सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन समझा गया है। इसे यदि हम किसी को मूर्ख कहते हैं तो उसे हम गधा कहते हैं। इस प्रकार की यह चीज़ें। इसके अलावा गाय के बारे में, कैसी गाय अनायास ही सींगने का रूप धारण कर लेती है, ब्याई हुई गाय। इस प्रकार की कुछ चीज़ें हम पढ़ते समय नोट करते चलेंगे जो हमें वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में मिलने की संभावना है। एक चीज़ यहाँ भी है कि गधे में कौन से गुण पराकाष्ठा तक पहुँच गए हैं। तो जो ऋषि मुनियों के गुण हैं वो उनके पराकाष्ठा तक पहुँच गए हैं, यानी वह बहुत अधिक सहिष्णु और अत्यधिक सहनशील हो गया है। इस अध्याय को हम पढ़ते पढ़ते ये सारी चीज़ें याद जरूर रखेंगे, किंतु यह भी ध्यान रखेंगे कि हम अध्याय के मूल भाव को न भूलें एवं उसके आनंद को भी प्राप्त करें, क्योंकि हम यहाँ कहानी पढ़ रहे हैं और इसमें हमें पूर्णतः आनंद उठाना चाहिए। तो चीज़ें याद भी होती जाएंगी और हम इस कहानी का आनंद उठाते जाएंगे। तो जुड़े रहिए, कंटिन्यू। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए न, भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता। बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुछ समय के लिए बचा कर रखते हैं, जी तोड़कर में काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम है। कहा जाता है वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते। जापान की मिसाल सामने है। एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया है। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गधा है, और वह है बैल। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में हम
बछिया के ताऊ का प्रयोग भी करते हैं। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है, अतएव उसके स्थान गधे से नीचा है। अब जूरी खाची से ये पाठ शुरू होगा आगे। जूरी काची के 2 बैल थे। दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के थे, देखने में सुंदर, काम में चौकस, डील में ऊंचे, यानी शारीरिक दृष्टि से मजबूत बैल थे। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता था हम नहीं कह सकते। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों की श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते। विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से, आत्मीयता के भाव से। जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होते ही धोल धप्पा होने लगता है, इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है, जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिला कर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी गर्दन पर रहे। दोनों दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते। नाद में खली भूसी पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नाद में मुंह डालते और साथ ही बैठते। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था। संयोग की बात, जूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम वे क्यों भेजे जा रहे हैं, समझे मालिक ने हमें बेच दिया। अब हम यहाँ देखते हैं कुछ कठिन शब्द आए हैं जो थोड़ा सा कि गोई, गोई का मतलब जोड़ी, यह हम ध्यान रखेंगे, जोड़ी। और एक चीज़ यहाँ पर आई थी कि मुख्य चीज़ तो यह है कि दोनों बैलों की मित्रता का यहाँ वर्णन किया गया है कि दोनों मूक भाषा में बात करते हैं। जो जिस प्रकार मनुष्य समझदार है लेकिन वह ऐसे नहीं कर पा रहा है, लेकिन ये दोनों बैल ऐसा कर रहे हैं। और इसके अलावा इन दोनों की मित्रता को यहाँ स्पष्ट किया गया है कि किस प्रकार से काम के समय भी एक चाहता है कि मैं ज़्यादा काम करूं और मित्र को आराम रहे। साथ ही खेलते, साथ ही भूसा आदि खाते, साथ ही इनका जो था एक दूसरे के बिना ये अधूरे महसूस हो रहे हैं। अब आगे देखते हैं। जब उन्हें बेच दिया गया, अपने साले के हाथ जूरी ने उन्हें अपने ससुराल भेज दिया, तब देखो अपना यूं बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा कौन जाने। अच्छा लगा या बुरा कौन जाने, पर जूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। दांतों पसीना आना, बहुत परेशानी का सामना करना पड़ना, इस प्रकार के मुहावरे अध्याय में आएंगे। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते, पगैया पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे की ओर जोर लगाते, मारता तो सींग नीचे करके हुक्कारते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो जूरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो? हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। अगर इतनी मेहनत से काम नहीं चलता था तो और काम ले लेते। हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की। तुमने जो कुछ खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया, फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया? संध्या समय दोनों बैल नए स्थान पर पहुँचे। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नाद में लगाए गए तो एक ने भी
उसमें मुंह ने डाला। दिल भारी हो रहा था। उसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था, वह आज उनसे छूट गया था। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगाने से लगते थे। दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया तो दोनों ने जोर लगाकर पगहे तुड़ा डाले और घर की तरफ भागे। पगहे बहुत मजबूत थे, अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा, पर इन दोनों ने इस समय दूनी शक्ति आ गई थी। एक एक झटके में रस्सियां टूट गई। जूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। दोनों की गर्दन में आधा आधा गराव लटक रहा है, घुटने तक पांव कीचड़ से भरे हैं और दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा है। जूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया, दौड़कर उन्हें गला लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुंबन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया कि दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर, कोई भूसी। देखिए पशुओं का अपने मालिक के प्रति कितना लगाव है, और जब मालिक उन्हें अपने द्वार पर पुनः देखता है तो कितनी प्रसन्नता से वह दौड़ता हुआ उनके पास आता है। और बाकी वहाँ के बच्चे जो इस दृश्य को देख रहे थे वो भी अत्यधिक उत्साहित होकर उन्हें विभिन्न खाद्य सामग्री ला करके देने लगे। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास न होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं हैं, वे उस जन्म के आदमी हैं। इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस न हुआ। जूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी, बोली, कैसे नमक हराम बैल हैं, एक दिन वहाँ काम न किया भाग खड़े हुए। जूरी ने अपने बैलों पर यह आक्षेप न सुन सका। नमक हराम क्यों, चारा दाना दिया होगा तो क्या करते, न दिया होगा तो क्या करते। स्त्री ने रोब के साथ कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं। जूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते। देखो पति पत्नी विवाद भी खड़ा हो गया बैलों के कारण। लेकिन एक मालिक अपने बैलों के प्रति कितना लगाव रख रहा है कि वह उन पर कोई आक्षेप सुनने तक तैयार नहीं है। स्त्री चिड़ी। स्त्री चिड़ी भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं हैं, खिलाते हैं तो रगड़ कर जोतते भी हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर। भाग निकले, अब देखो कहाँ से खली और चोकर मिलता है। सूखे भूसे के सिवा कुछ न दूंगी, खाए चाहे मरे। वही हुआ। मजूर को कड़ी ताकीद कर दी गई कि बैलों को खाली सूखा भूसा दिया जाए। बैलों ने नाद में मुंह डाला तो फीका फीका, न कोई चिकनाहट न कोई रस। क्या खाएं। आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे। जूरी ने मजूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता बे, मालकिन मुझे मार ही डालेगी। चुरा कर डाला न दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की सी कहोगे। दूसरे दिन जूरी का साला फिर आया और बैलों को ले चला। अब की बार उसने दोनों को गाड़ी में जोता। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया, वह ज़्यादा सहनशील था। यहाँ यह ध्यान रखना कि मोती और हीरा में क्या अंतर है। हीरा यहाँ सहनशील, धैर्यवान साबित होगा, इस अध्याय में आगे भी हम पढ़ेंगे। मोती गुस्सैल प्रकृति का और विद्रोही प्रकृति इसकी है। तो जो वाक्य विद्रोही और गुस्सैल
अवस्था में कहे जा रहे हैं वह वाक्य मोती के द्वारा कहे जा रहे हैं, और जो वाक्य सहनशीलता के और नैतिकता के कहे जा रहे हैं वह हीरा के बारे में कहे जा रहे हैं। क्योंकि हमसे यह सवाल पूछ लिया जा सकता है कि कौन सा वाक्य किसके द्वारा कहा जा रहा है। संध्या समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा और कल की शरारत का मज़ा चखाया। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया। अपने दोनों बैलों को खली चूनी सब कुछ दी। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी न हुआ था। जूरी ने उन्हें फूल की छड़ी से भी न छुआ था। उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। यहाँ मार पड़ी। आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही, उस पर मिला सूखा भूसा। नाद की तरफ आंखें तक न उठाई। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पाँव न उठाने की कसम खा ली थी। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पाँव न उठाया। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए तो मोती का गुस्सा काबू के बाहर हो गया। हल लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गए। गले में बड़ी बड़ी रस्सियाँ न होती तो दोनों पकड़ाई में न आते। हीरा ने मूक भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी, अब की बड़ी मार पड़ेगी। पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे। गया दो आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है, दोनों के हाथ में लाठियां हैं। मोती बोला, कहो तो दिखा दूं कुछ मजा, मैं भी लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया, नहीं भाई, खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं भी एक दो को गिरा दूंगा। अब यहाँ फिर हीरा समझा रहा है, नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया। गया आ पहुँचा और दोनों को पकड़ ले चला। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट न की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता। उसके तेवर देखकर गया और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही मसलहत है। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। यहाँ किसी सज्जन का वास है। लड़की भैरों की थी, उसकी माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई। अर्थात छोटी लड़की बैलों के दुख को अपने दुख के समान समझकर उनके प्रति सहानुभूति प्रकट करती है और उन्हें रोटी खिलाती है, और वह भी बड़े प्रेम से, जिस पर दोनों बैलों को के बारे में कहा गया है कि भूख तो क्या शांत होती, दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। अब आगे देखिए, दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, अड़ते, शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात में वही बालिका उन्हें 2 रोटियां खिला जाती। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि 2-2 गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल न होते थे, मगर दोनों की आंखों में, रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा, क्या करना चाहते हो? एक आध को सींगे मारकर उठाकर फेंक दूं, लेकिन जानते हो वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है। वह बेचारी अनाथ न हो जाएगी तो मालकिन को न फेंक दूं? वही तो उसकी लड़की को मारती है। लेकिन औरत की जात पर सिंग चलाना मना है, यह भूल जाते हो? तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते, बताओ, दौड़ाकर भाग चलें? अर्थात मोती यहाँ पर हीरा यहाँ मोती की प्रत्येक बात का जवाब दे देता है और धैर्य को अपने बनाए रखता है। हाँ, यह मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? इसका एक उपाय है। पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लो, फिर एक झटके में जाती है।
पूरी योजना बन चुकी है रस्सी तोड़ने की। रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई, दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में नहीं आती थी। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते। सहसा घर का द्वार खुला और वही लड़की निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। दोनों की पूंछें खड़ी हो गई। उसने उनके माथे सहलाई और बोली, खोले देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही है कि इनकी नाकों में नाथ डाल दी जाए। उसने गराव खोल दिया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं? हीरा ने कहा, चले तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आएगी, सब इसी पर संदेह करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। ओ दादा, दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। गया हड़बड़ाकर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला। वे दोनों भागे। गया ने पीछा किया और भी तेज हुए। गया ने शोर मचाया, फिर गांव में कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया। सीधे दौड़ते चले गए, यहाँ तक कि मार्ग का उन्हें ज्ञान न रहा। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यहाँ पता न था। नए नए गांव मिलने लगे। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे, अब क्या करना चाहिए। हीरा ने कहा, मालूम होता है राह भूल गए हैं। तुम भी बेतहाशा भागे, वहीं उसे मार गिराना था। देखो मोती अभी भी गुस्सा है। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती। वह अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़े। यह स्वतंत्रता के समय लिखी गई कहानी है, जो अंग्रेज़ों से सीधे सीधे अप्रत्यक्ष रूप से यह कह रही है, परोक्ष रूप से यह कह रही है कि वह अपना धर्म छोड़ दें, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़ें। दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी, चरने लगे। रह रह कर आहट ले लेते थे, कोई आता तो नहीं है। जब पेट भर गया, दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सींग मिलाई और एक दूसरे को ठेलने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वह खाई में गिर गया। तब उसे भी क्रोध आया, संभल कर उठा और फिर मोती से मिल गया। मोती ने देखा खेल में झगड़ा हुआ चाहता है तो किनारे हट गया। दोनों मित्र उछलने कूदने लगे और मस्ती करने लगे। उसके बाद नए भाग से हम शुरुआत करते हैं। अरे यह क्या, कोई सांड डोकता चला आ रहा है। हाँ, सांड ही है। वह सामने आ पहुंचा। दोनों मित्र बगले झांक रहे हैं। सांड पूरा हाथी है, उससे भिड़ना जान से हाथ धोना है, लेकिन न भिड़ने पर भी जान बचती नहीं नजर आती। उन्हीं की तरफ आ भी रहा है, कितना भयंकर सूरत है। मोती ने मूक भाषा में कहा, बुरे फंसे, जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में भूला हुआ है, आरजू विनती न सुनेगा, भाग क्यों न चलें। भागना कायरता है तो फिर यहीं मरो। बंदा तो 9 2 11 होता है, भाग जाना 9 2 11 होना। और जो दौड़ाए तो फिर कोई उपाय सोचो जल्द। उपाय यही है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करें, अर्थात संगठन में शक्ति का यहाँ उदाहरण पेश करते हैं। मैं आगे से रगेदता हूँ, तुम पीछे से रगेदो, दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा। मेरी ओर झपटे, तुम बगल से उसके पीठ में सींग घुसेड़ देना। जान जोखिम है, कोई दूसरा उपाय नहीं है। अर्थात मुकाबला करने के अलावा कोई उपाय इन्हें नहीं सूझता है। दोनों मित्र जान हथेलियों पर लेकर लपके। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजर्बा न था, वह तो एक शत्रु से मल्लयुद्ध करने का आदी था। जो ही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया। सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रगेदा। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा ले, पर ये दोनों भी उस्ताद थे, उसे वह अवसर न देते थे।
एक बार सांड जलाकर हीरा का अंत कर देने के लिए चला कि मोती ने बगल से आकर पेट में सींग भोंक दिया। सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू में सींग चुभा दिया। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा और दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया, यहाँ तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते चले जाते थे। मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा जी तो चाहता था कि बच्चा को मार ही डालूं। हीरा ने तिरस्कार किया, गिरे हुए बैरी पर सींग न चलाना चाहिए। यहाँ भी हीरा नैतिकता को साधे हुए है, लेकिन मोती उसका प्रत्युत्तर देते हुए, यह सब ढोंग है, बैरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर न उठे। इन दोनों की बातों से यह प्रतीत होता है कि आज़ादी के समय अंग्रेज़ों के खिलाफ दो पक्ष युद्ध कर रहे थे, नरम दल और गरम दल की। यहाँ एहसास होता है कि शत्रु को सीधा मुकाबला करना चाहिए और दूसरा दल जो कह रहा था कि शत्रु के साथ सहजता से पेश आकर के उससे हम मुकाबला करें, उसको हम सत्याग्रह, अहिंसा आदि के बल पर जीत लें। वापस से कहानी पर लौटते हैं। हीरा और मोती यहाँ काफ़ी हमें परोक्ष रूप से इन चीज़ों की दर्शन करा रहे हैं। अब घर कैसे पहुँचेंगे वह सोचो, पहले कुछ खा लें तो सोचें। सामने मटर का खेत था ही, मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा पर उसने एक न सुनी। अभी 2 ही 4 गिलास खाए थे कि 2 आदमी लाठियां लिए दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो मेड़ पर था, निकल गया। मोती सिंचे हुए खेत में था। उसके खुर कीचड़ में धंसने लगे, न भाग सका। पकड़ लिया हीरा ने, देखा संगी संकट में है तो लौट पड़ा, फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया। प्रातःकाल दोनों मित्र कांजी हाउस में बंद कर दिए गया था। तो आवारा पशु जहाँ रखे जाते हैं मवेशी खाना, वहाँ उन्हें बंद कर दिया गया। दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा साबिका पड़ा कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक दिन का भी नहीं मिला। समझ ही में नहीं आता था यह कैसा स्वामी है, इससे तो गया फिर भी अच्छा था। यहाँ कई भैंसें थी, कई बकरियाँ, कई घोड़े, कई गधे, पर किसी के सामने चारा न था। सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे। कई तो इतने कमज़ोर हो गए थे कि खड़े भी न हो सकते थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए ताकते रहे, पर कोई चारा लेकर आता नहीं दिखाई दिया। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू की, पर इससे क्या तृप्ति होती। रात को भी जब कुछ भोजन न मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी। मोती से बोला, अब तो नहीं रहा जाता मोती। मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है प्राण निकल रहे हैं। इतनी जल्दी हिम्मत न हारो भाई, यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए। आओ दीवार तोड़ डालें, मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा। बस इसी बूते पर अकड़ते थे, सारी अकड़ निकल गई। बाड़े की दीवार कच्ची थी, हीरा मजबूत तो था ही। अपने नुकीले सींगे दीवार में गड़ा दी और जोर मारा तो मिट्टी का एक चिप्पड़ निकल आया। फिर तो उसका साहस बढ़ा। उसने दौड़कर दीवार पर चोटें की और हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिराने लगा। उसी समय कांजी हाउस का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने आ निकला। हीरा का उज्जड़ पर देख कर उसने उसे कई डंडे रसीद किए और मोटी रस्सी से बांध दिया। मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई क्या मिला? अपने बूते भर जोर तो मार दिया, ऐसा जोर मारना किस काम का कि और बंधन में पड़ जाएं। जोर तो मारता ही जाऊंगा, चाहे कितने ही बंधन पड़ते जाएं। जान से हाथ धोना पड़ेगा, कुछ परवाह नहीं, यूँ भी तो मरना ही है। सोचो, दीवार खुद जाती है तो कितनी जानें बच जाती हैं। इतने भाई यहाँ बंद हैं, किसी की देह में जान नहीं।
2-4 दिन और यही हाल रहा तो सब मर जाएंगे। कांजी हाउस पशुओं की जेल, जहाँ मवेशियों को न चारा था न पानी था, उनकी हालत दिन ब दिन खराब हो रही थी। तो सोच सकते हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन में भी ऐसा कुछ जेल के दृश्य में हो रहा होगा, और अवश्य हो रहा था। मुंशी प्रेमचंद जी यहाँ वह चित्रण कर रहे हैं। अब आगे, हाँ बात तो है, अच्छा तो ला फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। अर्थात अब दोनों मित्र मिल गए हैं और दीवार को गिराने के प्रयासरत हैं। मोती ने भी दीवार में उसी जगह सींग मारा, थोड़ी सी मिट्टी गिरी और फिर हिम्मत बढ़ी। फिर तो वह दीवार में सींग लगाकर एक तरह से जोर करने लगा, मानो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहा है। आखिर कोई 2 घंटे की जोर आजमाई के बाद दीवार ऊपर से लगभग 1 हाथ गिर गई। उसने दूनी शक्ति से दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार गिर पड़ी। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। तीनों घोड़ियाँ सरपट भाग निकली, फिर बकरियाँ निकली, उसके बाद भैंसें भी खिसक गई, पर गधे अभी तक ज्यों के त्यों खड़े थे। वस्तुनिष्ठ सवाल बन सकता है कि किस क्रम से यहाँ पशु निकल रहे हैं, पहले घोड़ियाँ, फिर बकरियाँ, उसके बाद भैंसें, और गधे तो अभी तक भी खड़े हैं, देखो कब निकलते हैं। हीरा ने पूछा, तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते? एक गधे ने कहा, जो कहीं फिर पकड़ लिए गए तो क्या हर्ज है, अभी तो भागने का अवसर है। हमें तो डर लगता है, हम यहीं पड़े रहेंगे। देखिए आगे। आधी रात से ऊपर जा चुकी थी। दोनों गधे अभी तक खड़े सोच रहे थे कि भागे या न भागे, और मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाए। मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा? हम और तुम इतने दिनों एक साथ रहे, आज तुम विपत्ति में पड़ गए तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं? हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे यह तुम्हारी शरारत है। मोती गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा, उसके लिए अगर मुझ पर मार पड़े तो क्या चिंता। इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब आशीर्वाद देंगे। यह मोती स्वतंत्रता सेनानी की भूमिका अदा कर रहा है। यह कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींगे मार मार कर बाड़े के बाहर निकाला और तब अपने बंधु के पास आकर सो रहा। भोर होते ही मुंशी और चौकीदार तथा अन्य कर्मचारियों में कैसी खलबली मची, इसके लिखने की ज़रूरत नहीं। बस इतना ही काफ़ी है कि मोती की खूब मरम्मत हुई और उसे भी मोटी रस्सी से बांध दिया गया। अंतिम पड़ाव इस कहानी का, क्या ये बैल छूट पाएंगे? क्या झूरी के पास पहुंच पाएंगे, या फिर गया इन्हें पुनः ले जाएगा? देखते हैं 5वें अध्याय में, 5वें भाग में। 1 सप्ताह तक दोनों मित्र वहाँ बंधे पड़े रहे। किसी ने चारे का एक तृण भी न डाला। हाँ, एक बार पानी दिखा दिया जाता था, यही उनका आधार था। दोनों इतने दुर्बल हो गए थे कि उठा तक नहीं जाता था। ठठरियाँ निकल आई थी, अर्थात बिल्कुल शारीरिक रूप से कमज़ोर हो गए थे, हड्डियाँ दिखने लगी थी। एक दिन वाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी और दोपहर होते होते वहाँ 50-60 आदमी जमा हो गई। तब दोनों मित्र निकाले गए और उनकी देखभाल होने लगी। लोग आकर उनकी सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते। ऐसे मृतक बैलों का कौन खरीदार होता। सहसा एक दड़ेल आदमी, जिसकी आंखें लाल थी और अत्यंत कठोर और मुद्रा अत्यंत कठोर, आया और दोनों मित्रों के कूल्हों में उंगली गोदकर मुंशी जी से बातें करने लगा। उसका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों के दिल कांप उठे। वह कौन है और उन्हें क्यों टटोल रहा है, इस विषय में उन्हें कोई संदेह न हुआ। दोनों ने एक दूसरे को भीत नेत्रों से देखा और सिर झुका लिया। हीरा ने कहा, गाय
के घर नाहक भागे। हीरा ने कहा, गया के घर से नाहक भागे, अब जान न बचेगी। हीरा को अपनी उस बात पर अफसोस होने लगा जिसके लिए वह स्वतंत्र होना चाहता था। मोती ने अश्रद्धा भाव से उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, हमारे ऊपर क्यों दया नहीं आती? भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर है। चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, क्या अब न बचाएंगे? यह आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना। यह दोनों बैल काफ़ी संदेह में हैं, चिंतित अवस्था में बात कर रहे हैं दोनों। तो क्या चिंता है, मांस खाल सींग हड्डी सब किसी न किसी काम आ जाएंगे। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दड़ेल के साथ चले। दोनों की बोटी बोटी काँप रही थी, बेचारे पांव तक न उठा सकते थे, पर भय के मारे गिरते पड़ते भागे जाते थे, क्योंकि वह जरा भी चाल धीमी हो जाने पर जोर से डंडा जमा देता था। राह में गाय बैलों का एक रेवड़ हरे हरे हार में चरता नजर आया। सभी जानवर प्रसन्न थे, चिकने चपल, कोई उछलता था, कोई आनंद से बैठा पागुर करता था। कितना सुखी जीवन था उनका, पर कितने स्वार्थी हैं सब। किसी को चिंता नहीं है कि उनके दो भाई बधिक के हाथ पड़े कैसे दुखी हैं। सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि यह परिचित रहा है। हाँ, इसी रास्ते से गया उन्हें ले गया था। वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे। प्रतिक्षण उनकी चाल तेज होने लगी, सारी थकान दुर्बलता गायब हो गई। आहा, यह लो, अपना ही घर आ गया। इसी कुएं पर हम पुर चलाने आया करते थे, यही कुआं है। मोती ने कहा, हम घर नजीक आ गया। हीरा बोला, भगवान की दया है, मैं तो अब घर भागता हूँ। इत्तेफाक से देखो घर के नज़दीक पहुँच गए हैं दोनों बैल। यह जाने देगा, इसे मैं मार गिराता हूँ। नहीं नहीं, दौड़कर थान पर चलो, वहाँ से हम आगे न जाएंगे। दोनों उन्मत्त होकर बछड़ों की भांति कुलेल करते हुए घर की ओर दौड़े। वह हमारा थान है। दोनों दौड़कर अपने थान पर आए और खड़े हो गए। दड़ियल भी पीछे पीछे दौड़ता चला आता था। जूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था, बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। एक जूरी का हाथ चाट रहा था। दड़ियल ने जाकर बैलों की रस्सियाँ पकड़ ली। जूरी ने कहा, मेरे बैल हैं। तुम्हारे बैल कैसे? मवेशी खाने से नीलाम लिए आता हूँ। मैं तो समझा हूँ चुराए लिए आते हो। चुपके से चले जाओ, मेरे बैल हैं, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अख्तियार है? जाकर थाने में रपट कर दूंगा। मेरे बैल हैं, इसका सबूत है, मेरे द्वार पर खड़े हैं। दड़ियल झल्लाकर बैलों को ज़बरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सींग चलाया। दड़ियल पीछे हटा, मोती ने पीछा किया। दड़ियल भागा, मोती पीछे दौड़ा। गांव के बाहर निकल जाने पर वह रुका, पर खड़ा दड़ियल रास्ता देख रहा था। दड़ियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, गालियां निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था, और मोती विजयी सूर की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था। गांव के लोग यह तमाशा देखते थे और हंसते थे। कहानी का अंतिम पृष्ठ। हीरा और मोती अपने मालिक जूरी के यहाँ पहुँचते हैं और काफ़ी समय बाद जब जूरी उन्हें देखता है तो गले से लगा लेता है, और जो दड़ियल उन्हें नीलाम करवा करके ला रहा था, मोती उसे सींग मार मार करके भगा देता है। जब दड़ियल हार कर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा। हीरा ने कहा, मैं डर रहा था कि कहीं तुम गुस्से में आकर मार न बैठो। अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे न छोड़ता। या बे उपसर्ग। अब न आएगा तो दूर से ही खबर लूँगा, देखूं कैसे ले जाता है। जो गोली मरवा दे मर जाऊंगा, पर उसके काम तो न आऊँगा।
हमारी जान की कोई जान नहीं समझता, इसलिए कि हम इतने सीधे हैं। जरा देर में नादों में खली भूसा चोकर दाना भर दिया गया। दोनों मित्र खाने लगे। जूरी खड़ा दोनों को सहला रहा था और 20 लड़के तमाशा देख रहे थे। सारे गांव में उत्साह सा मालूम होता था। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए। हमारा अध्याय पूर्ण होता है। दो बैलों की कथा हमने पढ़ी। यहाँ पर मनुष्य और पशुओं के आत्मीय भाव को बताया गया है कि एक दूसरे से कितना लगाव रखते हैं, और जो मनुष्य इनसे लगाव नहीं रखता है और केवल काम की दृष्टि से उन्हें देखता है और उनसे काम लेता है केवल, और उन्हें चारा पानी भी समय पर नहीं देता है, तो उन सब के लिए यह अध्याय केवल और केवल मनुष्य और पशुओं के प्रत्यक्ष रूप से आत्मीय संबंध को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त परोक्ष रूप से यह स्वतंत्रता आंदोलन की झलक भी यहाँ दिखाई देती है कि जब पशु स्वतंत्रता के प्रति इतने संघर्षशील होते हैं, तो मनुष्य को भी स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए संघर्षशील होना चाहिए। अब इसके महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर और उसके अलावा पाठ्यपुस्तक के और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम देखेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि यह वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और कहानी भी काफ़ी लंबी थी। तो कुछ सवालों को हम, जो इसके महत्वपूर्ण सवाल हैं, उन्हें हम अगले वीडियो में देखेंगे। यदि यह चैनल आपको अच्छा लगता है, यदि यहाँ कहानियाँ पढ़ना या साहित्य के बारे में जानना आपको अच्छा लगता है, तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और इससे अध्ययन का लाभ उठाते होते इसका आनंद भी प्राप्त करें। धन्यवाद मित्रों।